गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीमा। हमारा चैप्टर चल रहा है 13। आज हम पढ़ेंगे बीमा एजेंट की विशेषताएं कि एक बीमा के एजेंट में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले है बीमाकर्ता कौन होता है। कंपनी जो बीमा एजेंट नियुक्त करती है, या नियोक्ता भी कह सकते हैं उसको और मालिक भी कह सकते हैं। तो बीमा एजेंट के लिए कोई ना कोई बीमाकर्ता या नियोक्ता होना जरूरी है, क्योंकि बीमाकर्ता या नियोक्ता होगा तो ही वो उसका एजेंट बन सकता है। फिर सेकंड है बीमा अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना। अब किसी भी बीमा एजेंट को बीमा का व्यवसाय करने के लिए या बीमा की तरफ से कार्य करने के लिए उसको बीमा अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बीमा संस्था से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। जब वो किसी भी संस्था का लाइसेंस प्राप्त कर लेगा तभी वो एक बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद है बीमा व्यवसाय प्राप्त करने हेतु प्रयास करता है। अब एजेंट क्या होता है कि जब वो बीमा एजेंट बन जाता है, यानी उसको लाइसेंस प्राप्त हो जाता है, तो उसको हमेशा ही बीमा को फैलाने के लिए या बीमा नए नए बीमा व्यवसाय प्राप्त करने हेतु प्रयास करना जरूरी हो जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा के प्रति जागरूक करे और बीमा व्यवसाय करे, यानी जो इंश्योरेंस है लोगों का वो करे। फिर भुगतान इसको किस रूप में मिलता है, कमीशन या अन्य किसी भी तरीके से इसको भुगतान प्राप्त होता है, क्योंकि जो एजेंट होता है उसको भुगतान का तरीका ज्यादातर कमीशन के रूप में ही होता है। इसके बाद है एजेंट बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्ति को कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दे सकता, ये अवैध है। यानी बीमा एजेंट जो है वो बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए सोचे कि मैं किसी को जो है वो कमीशन दे दूं या किसी को जो है घूस दे दूं और घूस दे करके लाइसेंस प्राप्त कर लूं, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। अगर ये ऐसा करता है तो ये अवैधानिक है। ये तो थी आपके बीमा एजेंट की विशेषताएं। अब हम देखेंगे लाइसेंस प्राप्त करने वाले जो एजेंट होते हैं, यानी जो बीमा एजेंट बनना चाहते हैं, उनमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ये अपने आप में एक 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये 4 नंबर में टॉपिक पूछा जा सकता है। ये अपने आप में 2 नंबर का बोर्ड के हिसाब से टॉपिक है। तो एक लाइसेंस प्राप्त करने वाले एजेंट में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जो भी भारत में रहने वाला व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, वो बीमा एजेंट बन सकता है। फिर उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी वो वयस्क होना चाहिए। फिर इसके बाद है वो स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। अब स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब पहले भी हमने पढ़ चुके हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब होता है कि उसको किसी भी चिकित्सालय द्वारा पागल होने का सर्टिफिकेट ना मिला हो, यानी उसका पागलपन का इलाज न चला हो, उसका मानसिक तौर पे जो संतुलन है वो सही होना चाहिए। वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहलाता है, यानी जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो। इसके बाद चौथा है न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित ना हो। अब उसने हो सकता है कि कोई उसके खिलाफ मुकदमा चला हो या उसने कोई गैर कानूनी कार्य किया हो और उसके खिलाफ मुकदमा चला हो, तो वो न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति होते हैं। तो ये न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि वो किसी अयोग्य घोषित होने में न्यायालय के द्वारा उसको कोई सजा दी गई है और उस सजा को पूरी करने के उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, यानी वो सजा भी वो प्राप्त कर चुका है और उसके बाद 5 साल गुजर चुके हैं, तो उसके बाद वो जो है वो एक बीमा एजेंट बन सकता है। यानी न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति वैसे तो बीमा एजेंट नहीं बन सकते, लेकिन अगर वो किसी भी मामले में अयोग्य घोषित हुआ है और अपनी सजा काटे हुए उसको 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो 5 साल के पश्चात वो एक बीमा एजेंट बन सकता है। ये तो अपने आप में एक योग्यताएं हो गई। अब हम देखेंगे बीमा एजेंट का कार्य क्या है, यानी बीमा एजेंट क्या क्या कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले जो इसके कार्य हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ये ऊपर नीचे नहीं होंगे क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे हम ये कहें प्रस्तावकों से संपर्क करना। कोई भी व्यक्ति जब बीमा के रूप में इंश्योरेंस का कार्य करने का प्रारंभ करेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रस्तावकों से संपर्क करेगा, यानी उन लोगों से संपर्क करेगा जो बीमा कराने के इच्छुक लोग हैं, उनसे संपर्क करेगा। संपर्क का मतलब ये नहीं है कि जिससे भी वो कहे कि आप इंश्योरेंस करा लो, तो वो कंपलसरी नहीं है कि इंश्योरेंस करा ही लेगा। तो वो क्या कर रहा है, प्रस्तावकों से केवल संपर्क कर रहा है, उनको इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दे रहा है। इसके बाद प्रस्तावकों को प्रोत्साहित करता है। जो आपके प्रस्तावक हैं उनसे संपर्क करने के साथ साथ वो क्या कर रहा है, उनकी जानकारी भी दे रहा है इंश्योरेंस से संबंधित और उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि वो इंश्योरेंस कराने के लिए तैयार हो जाएं। जब वो इंश्योरेंस कराने के लिए तैयार हो जाते हैं
तो फिर प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करना, यानी उसका जो बीमा का जो फॉर्म है उसको भरवाना, उसको उसमें जगह जगह जो उसमें इंफॉर्मेशन भरनी है उस प्रपत्र को पूर्ति करवाना, यानी उसको पूरा करना। फिर जब वो फॉर्म भर जाएगा तो आवश्यक प्रपत्र तैयार करना। अब उस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से कागज और लगेंगे, वो उन कागजों को भी तैयार करवाना कि जो जो कागज उसके साथ लगेंगे। फिर इसके बाद जब वो प्रपत्र भर जाएगा तो उसके साथ वो प्रीमियम लेगा उस व्यक्ति से, और प्रीमियम लेकर के प्रस्ताव पत्र को जमा कराएगा इंश्योरेंस कंपनी में। यानी सबसे पहले उसने प्रस्तावकों से संपर्क किया, फिर उनको प्रोत्साहित किया कि वो बीमा कराने के लिए तैयार हो जाएं। जब वो बीमा कराने के लिए तैयार हो गए तो उसने प्रस्ताव पत्र भरा, यानी बीमा का फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के साथ साथ जो आवश्यक प्रलेख चाहिए वो प्रलेख तैयार करे उसने, और उसके बाद उसने प्रीमियम प्राप्त की, और प्रीमियम प्राप्त करने के बाद उस प्रस्ताव पत्र को बीमा कंपनी में जमा करा दिया। अब जब वो बीमा कंपनी में जमा हो गया तो क्योंकि हम ये हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई हम चीज करवाते हैं पैसे से संबंधित तो उसमें उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी अगर इनकेस उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पैसा किसको मिलेगा, तो वो उत्तराधिकारी कहलाता है। तो उत्तराधिकारियों को भुगतान प्राप्त करने की जानकारी देना, यानी जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं उनको अगर इनकेस उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो पैसा है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा, उस भुगतान की प्राप्त करने की जानकारी उनको प्रदान करना, ये इसका कार्य है। फिर बीमा प्राधिकरण निर्देशों का पालन करना, बीमा से संबंधित जो अधिनियम बने हुए हैं, बीमा से संबंधित जो संस्था है जिसने जो नियम बना रखे हैं उन निर्देशों का पालन करना एक बीमा एजेंट का कार्य होता है। फिर है प्रस्तावकों को बीमा पत्र के नामांकन, हस्तांकन या नवीनीकरण से संबंधित परामर्श देना। अब प्रस्तावक कौन है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, उस प्रस्तावक को बीमा पत्र में नामांकन, नामांकन का मतलब होता है कि नॉमिनी कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, किस प्रकार से उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा, किसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। फिर हस्तांकन, अगर आप अपना बीमा पत्र ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से होगा। या फिर ये कह रहा है नवीनीकरण, अगर आपने जितने समय के लिए इंश्योरेंस कराया है, मान लीजिए आपने कहा कि मैं 5 वर्ष के लिए इंश्योरेंस करा रहा हूं, तो 5 वर्ष के बाद भी अगर आप उसको दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका नवीनीकरण किस प्रकार से होगा, इन सबसे संबंधित उसको सलाह देना, परामर्श देना। इसके बाद है बीमा पत्र खोने पर, अगर मान लीजिए उसके पास जो बीमा पॉलिसी है वो खो जाए तो उसको दावे के लिए सहायता देना, यानी किस प्रकार वो पैसा प्राप्त कर पाएगा उसके लिए उसको सहयोग करना। इसके बाद लास्ट है जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम अथवा बीमाकर्ता के विकास कार्यों को क्रियान्वित करना। अब ये समय समय पर जीवन बीमा निगम यानी LIC और साधारण बीमा निगम यानी GIC दोनों मिलकर के जितने भी प्रकार के इंश्योरेंस कर रहे हैं उन इंश्योरेंस को आगे कौन कौन सी नई पॉलिसीज आ रही हैं, नए कौन कौन से बीमे आ रहे हैं, उनसे संबंधित विकास कार्यों को भी ये क्रियान्वित करता है यानी लागू करता है। ये थे हमारे बीमा एजेंट के कार्य। तो हम ये देख रहे हैं कि इंश्योरेंस में हमने बीमा एजेंट की विशेषताएं पढ़ी, फिर उसके बाद लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और फिर बीमा के कार्य कौन कौन से हैं। इसके आगे लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है जो अगले लेक्चर में हम खत्म करेंगे।